नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो पनियाल स्टडी कैप्सूल और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एचपी अलाइड सर्विसेज एग्ज़ाम 2018 प्री। ये एग्ज़ाम हुआ है 7 अप्रैल 2019 के दिन, यानी आज ही ये एग्ज़ाम हुआ है और आज ही हम इस एग्ज़ाम को डिस्कस करने वाले हैं। तो एग्ज़ाम डिस्कस करने से पहले मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँगा प्री एग्जामिनेशन के पैटर्न के बारे में। तो प्री एग्ज़ाम के बारे में बात करें तो इसमें आपसे टोटल जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो रहते हैं 200 और मैक्सिमम मार्क्स की बात करें तो मैक्सिमम मार्क्स भी इसमें रहते हैं 200, यानी एक क्वेश्चन आपका रहता है 1 नंबर का। और उसके बाद करें नेगेटिव मार्किंग की बात है तो नेगेटिव मार्किंग भी इसमें रहती है और नेगेटिव मार्किंग रहती है आपकी 0.25। तो ये थोड़ी बेसिक सी बातें होगी एग्ज़ाम के बारे में। और टाइम की बात करें तो टाइम आपको दिया जाता है 3 घंटे का टाइम आपको दिया जाता है एग्ज़ाम कंप्लीट करने के लिए। ऑब्जेक्टिव बेस्ड ये एग्ज़ाम रहता है और ये सिर्फ आपको क्वालिफाई करना पड़ता है। इसके जो मार्क्स है वो लास्ट में नहीं जुड़ते हैं, सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। और जितनी भी आपकी पोस्टें होती हैं, मान लेते हैं 10 पोस्ट हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 20 कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाता है इस पोस्ट के लिए, ताकि उन्हें मेंस एग्ज़ाम में बिठाया जा सके। और मेंस एग्ज़ाम की बेसिस पे ही फिर बाद में आपकी सिलेक्शन की जाती है। तो ये तो होगी बेसिक सी बात। और थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं इस एग्ज़ाम के बारे में। इस एग्ज़ाम में कौन कौन सी चीज़ें पूछी गई थी, उसके बाद हम क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं एचपी जीके। तो हिमाचल जीके की बात करें तो हिमाचल जीके के टोटल इसमें पूछे गए थे 60 क्वेश्चन पूछे गए थे। और हिमाचल जीके में अगर इन डेप्थ बात करें तो हिमाचल जीके में आपसे काफ़ी एक टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए थे। जैसे हम बात करें, कुछ क्वेश्चन आपसे बुक से रिलेटेड पूछे गए थे, कुछ क्वेश्चन फाउंडर रिलेटेड पूछे गए थे, कुछ क्वेश्चन आपके इकोनॉमिक्स से रिलेटेड पूछे गए थे। इकोनॉमिक्स से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए थे, चाहे हिमाचल से हो या फिर नेशनल लेवल से हो। पासिस के क्वेश्चन पूछे गए थे, लेक्स, फोर्ट, स्क्रिप्ट, इंस्क्रिप्शन, और मैक्सिमम जो क्वेश्चन थे वो हिस्ट्री रिलेटेड क्वेश्चन भी थे हिमाचल जीके से रिलेटेड। तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे। तो ये बात होगी हिमाचल जीके की। और साथ ही साथ जब हम एग्ज़ाम डिस्कस करेंगे तो आपको वहाँ से भी थोड़ा आइडिया हो जाएगा किस तरह की क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे गए थे। और दूसरा बात करते हैं इंडियन पॉलिटी की। बात करें इंडियन पॉलिटी की तो इंडियन पॉलिटी के इसमें क्वेश्चन पूछे गए थे 20 क्वेश्चन पूछे गए थे इंडियन पॉलिटी के। और नेक्स्ट बात करते हैं करंट अफेयर की। तो करंट अफेयर के टोटल इसमें 38 क्वेश्चन पूछे गए थे। नेक्स्ट बात करते हैं जियोग्राफी की। तो जियोग्राफी की बात करें तो जियोग्राफी के इसमें 23 क्वेश्चन पूछे गए थे। नेक्स्ट बात करते हैं इंडियन इकोनॉमिक्स की। तो इंडियन इकोनॉमिक्स के 10 क्वेश्चन पूछे गए थे। नेक्स्ट बात करते हैं हिस्ट्री की। इसमें जो हिस्ट्री आती है वो मॉडर्न हिस्ट्री रहती है 1857 के बाद, और हिस्ट्री के टोटल इसमें 13 क्वेश्चन पूछे गए थे। और साइंस की बात करें तो साइंस के टोटल 14 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें आपके साइंस भी फिर डिस्ट्रीब्यूट होती है आगे। जिसमें बात करें बायो की तो बायो के 6 क्वेश्चन पूछे गए थे। केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री के आपके 4 क्वेश्चन पूछे गए थे और 4 ही क्वेश्चन आपके फिजिक्स के भी पूछे गए थे। और कुछ ही क्वेश्चन इसमें मिसलेनियस भी थे, 5 क्वेश्चन इसमें मिसलेनियस क्वेश्चन भी थे। तो ये तो बात होगी एग्ज़ाम की, कुछ एक बेसिक बातें जो एग्ज़ाम के बारे में इंपॉर्टेंट है जानना। अगर इन फ्यूचर अगर आप इस एग्ज़ाम को देना चाहते हो, इन फ्यूचर अगर कोई इस वीडियो को देख रहा है तो उनके लिए भी मैंने बता दिया कि अगर आपको एग्ज़ाम की तैयारी करनी है तो आप किस तरीके से कर सकते हो, कौन कौन से टॉपिक को फोकस कर सकते हो। तो चलिए अब देखते हैं एग्ज़ाम में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। जो मैं यहाँ पे आंसर बता रहा हूँ वो एज पर ऑफिशियल आंसर की है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। और ये जो मैं एग्ज़ाम है ये डिस्कस करूँगा 2 पार्ट्स में। फर्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट 100 क्वेश्चन, और जो सेकंड पार्ट रहेगा उसमें नेक्स्ट हमारे पास लास्ट में 100 क्वेश्चन बच जाते हैं, उन्हें हम डिस्कस करेंगे पार्ट 2 में। वो भी मैं जल्दी लाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, वेयर डू प्लांट्स स्टोर रेजिन एंड गम्स। तो प्लांट कहाँ स्टोर करते हैं रेजिन और गम्स को। तो क्वेश्चन 1 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी ओल्ड जाइलम। ऑप्शन बी ओल्ड जाइलम इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, व्हाट इज द मेजर ड्राइविंग फोर्स फॉर द मूवमेंट ऑफ वाटर इन द जाइलम ड्यूरिंग द डे।
तो मेजर ड्राइविंग फोर्स कौन सी होती है? क्वेश्चन नंबर 2 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी क्या है? ट्रांसपीरेशन इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? व्हाट डू गैस्ट्रिक ग्लैंड सीक्रेट? तो गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या सीक्रेट करते हैं? तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी। तो ये सीक्रेट करते हैं HCl, पेप्सिन और म्यूकस। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है इसका। क्वेश्चन 4 इन ह्यूमन बीइंग्स वेयर डज पेरिस्टालिक मूवमेंट अकर? तो ह्यूमन बीइंग्स में पेरिस्टालिक मूवमेंट कहां पे होती है? क्वेश्चन नंबर 4 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपके पास क्या है? ऑल अलोंग द गट। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। तो यहां पे मूवमेंट होती है पेरिस्टालिक मूवमेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 5 क्या है? विच ऑफ द फ्लोइंग प्रोसेसेस डज नॉट इन्वॉल्व अ केमिकल रिएक्शन? तो इनमें से कौन से प्रोसेस जिसमें केमिकल रिएक्शन नहीं होता? तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी, मेल्टिंग ऑफ कैंडल वैक्स ऑन हीटिंग। तो ये आपके पास केमिकल रिएक्शन नहीं होता, ये फिजिकल चेंज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 व्हाट हैपन्स व्हेन ऑयल्स एंड फैट आर ऑक्सीडाइज? जब ऑयल और फैट ऑक्सीडाइज हो जाते हैं तो क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 6 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या है? दे बिकम रेंसिड एंड टेस्ट चेंजेस। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? व्हाट प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड अपॉन बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन? मैग्नीशियम रिबन को जब आप बर्न करते हो तो आपके पास कौन सा प्रोडक्ट मिलता है? क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड हमारे पास फॉर्म होता है जब हम बर्न करते हैं मैग्नीशियम रिबन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ ऑफ द स्फेरिकल मिरर ऑफ द स्मॉल आपर्चर? तो क्या रिलेशन है इनके बीच में? क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी, R इज इक्वल टू 2f। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है इसका। तो जो आपके पास स्फेरिकल मिरर होते हैं उसके रेडियस और फोकल लेंथ के बीच में रिलेशन क्या होता है? R इज इक्वल टू 2f। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास क्या है? द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कनकेव मिरर इज रियल, inverted and of the same size that of object. The position of the object is at। तो अब इसमें क्या बोला? जो आपके पास कनकेव मिरर होता है उसकी जो इमेज होती है वो रियल होती है, इन्वर्टेड होती है और सेम साइज की होती है जैसा आपके पास ऑब्जेक्ट होता है। तो उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या होगी? तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, एट सी। और सी आपके पास यहाँ पे क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। एफ क्या होता है? फोकल लेंथ, फोकल पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 है व्हाट विल हैपन टू अ रे आफ्टर पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकल ऑफ ए कनकेव मिरर? तो क्या होगा जब आपकी एक रे पास करेगी प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कनकेव मिरर से, कनकेव मिरर की प्रिंसिपल फोकस से? तो क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, इट एमर्जेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। इट एमर्जेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? वेयर डिड महात्मा गांधी डिस्कवर एंड यूज सत्याग्रह एज ए टेक्निक फॉर पॉलिटिकल स्ट्रगल फॉर द फर्स्ट टाइम? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा पहली बार सत्याग्रह का उपयोग कहां पे किया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी, साउथ अफ्रीका। और मैंने एक एग्जाम डिस्कस करा था, आई थिंक HSPRI का एग्जाम था, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी
इज द मेन पिलर ऑफ कम्युनल हार्मोनी। तो महात्मा गांधी के अनुसार मेन पिलर क्या था कम्युनल हार्मोनी का। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या है, सर्वधर्म संभव, सर्वधर्म संभव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं हमारे पास क्या है 13। क्वेश्चन 13 क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज वॉज द बुक हिंद स्वराज ओरिजिनली रिटन। हिंद स्वराज ये बुक लिखी गई थी महात्मा गांधी जी के द्वारा, तो ये किस लैंग्वेज में लिखी गई थी ओरिजिनली। तो 13 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, गुजराती। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, विच वन ऑफ द फॉलोइंग जर्नल वॉज नॉट एडिटेड बाय महात्मा गांधी। तो इनमें से कौन सा जर्नल है जो महात्मा गांधी के द्वारा एडिट नहीं किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, न्यू इंडिया। ऑप्शन डी, न्यू इंडिया इज द करेक्ट आंसर। और इस क्वेश्चन की बात करें तो ये क्वेश्चन भी काफी बार रिपीट हो चुका है, और न्यू इंडिया जो बुक है वो लिखी गई थी एनी बेसेंट के द्वारा, एनी बेसेंट के द्वारा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 15, अगेंस्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिड महात्मा गांधी अंडरटेक फास्ट अनटू डेथ इन 1932। तो 1932 में महात्मा गांधी जी के द्वारा किस आंदोलन के, किस चीज के लिए उन्होंने फास्ट रखा था। क्वेश्चन नंबर 15 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए, फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर डिप्रेस्ड क्लासेस। तो जो भी डिप्रेस्ड क्लासेस है उनके लिए सेपरेट इलेक्टोरेट होना चाहिए, तो इस के लिए गांधी जी ने फास्ट रखा था अनटू डेथ इन 1932। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन वॉज ए मूवमेंट लॉन्च्ड बाय महात्मा गांधी टू रजिस्टर प्रोटेस्ट अगेंस्ट द रॉलेट एक्ट 1919। तो जो रॉलेट एक्ट आया था 1919 में, उसके खिलाफ जब गांधी जी ने आंदोलन किया था तो उन्होंने कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के अंडर उस आंदोलन को रखा था। तो 16 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, तो वो थी सत्याग्रह सभा। ऑप्शन बी, सत्याग्रह सभा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ऑप्शन बी, सत्याग्रह सभा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 17, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट ए पार्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिव वर्क ऑफ गांधी जी ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या है, फॉर्मेशन ऑफ ट्रेड यूनियन। फॉर्मेशन ऑफ ट्रेड यूनियन ये नहीं था गांधी जी की फ्रीडम स्ट्रगल में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 क्या है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं हमारे पास क्या है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट डिड महात्मा गांधी गेव द मंत्रा डू और डाई टू द पीपल ऑफ इंडिया। तो इनमें से कौन सा आंदोलन है जिसके लिए गांधी जी ने ये मूल मंत्र दिया था, जिसका नाम था डू और डाई, करो या फिर मरो। तो 18 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी, क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, हु सेड दैट बाय राम राज्य आई एम डू नॉट मीन हिंदू राज, आई मीन राम राज्य डिवाइन राज द किंगडम ऑफ गॉड, फॉर मी रामा एंड राहिम आर वन एंड द सेम डाइटी। तो ये शब्द किसके द्वारा लिखे गए थे, किसके द्वारा बोले गए थे। क्वेश्चन 19 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, महात्मा गांधी के द्वारा। तो ऑप्शन बी महात्मा गांधी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इवेंट मार्क द बिगिनिंग ऑफ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट अंडर गांधी जी। तो इनमें से कौन सा इवेंट है जिसकी वजह से सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, बिगिन हुआ था। तो 20 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, वो है सॉल्ट सत्याग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। 21, टू विच डायनेस्टी डिड द फेमस रूरल अमोघ वर्षा बिलोंग। तो अमोघ वर्ष कौन से वंश से थे। 21 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, तो ये थे राष्ट्रकूट वंश से।
ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट 22 क्या है? हु वर नैनर एंड अलवर। तो नैनर और अलवर कौन थे? 22 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए, पॉपुलर संत ऑफ साउथ इंडिया, साउथ इंडिया के पॉपुलर संत थे। नेक्स्ट 23, द स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर ऑफ नॉर्थ इंडिया इन एंशिएंट और मेडिवल पीरियड इज कॉल्ड। तो 23 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, उन्हें कहते थे नागरा स्टाइल। ऑप्शन सी नागरा स्टाइल करेक्ट आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आप सिलेबस चेक करोगे तो उसमें लिखा है सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री इंक्लूड की है और वो भी लिखा है 1857 के बाद। बट अगर आप यहाँ पे क्वेश्चन चेक कर रहे हो तो क्वेश्चन आपके पास मॉडर्न हिस्ट्री से पहले की क्वेश्चन भी काफ़ी है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है। विच वन ऑफ द फ्लोइंग सूफी संत डिड नॉट बिलोंग टू चिश्ती सिलसिला। तो इनमें से कौन सा सूफी संत है जो चिश्ती सिलसिले से बिलोंग नहीं करते? 24 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या है? हमीदुद्दीन नगोरी। ऑप्शन सी हमीदुद्दीन नगोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, वेयर इज द टॉम्ब ऑफ फेमस रूलर शेरशाह सूरी सिचुएटेड। तो शेरशाह सूरी की जो टॉम्ब है, मकबरा है, वो कहाँ पे है? तो ये है सासाराम बिहार में। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 26, विच वन ऑफ द फ्लोइंग रूलर एक्सपाउंडेड द पॉलिसी ऑफ सुलह ए कुल। तो इनमें से कौन से शासक है जिन्होंने ये पॉलिसी चलाई थी सुलह ए कुल? तो 26 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, ऑप्शन डी अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27, द रूलर ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी बिल्ट गोल गुम्बज। गोल गुम्बज जो सबसे बड़ा डोम है इंडिया का, कर्नाटक में है, तो ये किसके द्वारा बनाया गया था? 27 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए आदिल शाही के द्वारा। ऑप्शन ए आदिल शाही के द्वारा। तो कल ही मैंने एक एग्जाम डिस्कस करा था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट फॉर्म द बेसिक टेनेट्स ऑफ वेदांता फिलॉसफी। तो 28 का जो करेक्ट आंसर है वो टेक्स्ट का नाम क्या है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ब्रह्म सूत्र ऑफ बद्रायन, ब्रह्म सूत्र ऑफ बद्रायन। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट 29 क्या है? हु रोट द फेमस बायोग्राफिकल अकाउंट ऑफ बुद्धा कॉल्ड बुद्ध चरित्रा। तो बुद्ध चरित्र किसके द्वारा लिखी गई थी? 29 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, अश्वघोष के द्वारा। ऑप्शन सी अश्वघोष के द्वारा। नेक्स्ट 30, नेक्स्ट क्वेश्चन 30 क्या है? हु ट्रांसलेटेड द भगवत गीता फ्रॉम संस्कृत टू इंग्लिश। तो ये क्वेश्चन मैंने लास्ट अभी हाल ही की बात है, कल एक एग्जाम डिस्कस करा था, उसमें ये सेम क्वेश्चन पूछा गया था कि भगवत गीता को किसने ट्रांसलेट करा है संस्कृत टू इंग्लिश। तो 30 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी, तो उनका नाम था चार्ल्स विल्किन। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 31, ऑन विच डे इन 1857 डिड द स्पॉय ऑफ ब्रिटिश इंडियन आर्मी एट मेरठ रिवॉल्ट अगेंस्ट देयर यूरोपियन ऑफिसर एट मेरठ कंटिनेंट स्पार्किंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857। तो 31 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी, तो ये कब हुआ था? 10 मई के दिन। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है इसका। तो 10 मई के दिन जो ब्रिटिश आर्मी के सिपाही थे उन्होंने रिवॉल्ट करा था, विद्रोह करा था अपने यूरोपियन ऑफिसर के खिलाफ। और कहाँ पे स्टार्ट हुआ थे? मेरठ में 1857। आपसे हर एक चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, तारीख इंपॉर्टेंट है, किसने करा था, सिपाहियों ने करा था, ये इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे करा था ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर ना नेक्स्ट टाइम आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो तो आपके लिए ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 32,
नेक्स्ट 32 क्या है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग वॉज कॉल्ड वाइसरॉय ऑफ इंडिया सिंस 1858। तो इनमें से कौन सी पोस्ट है जिसे 1858 के बाद वाइसरॉय के नाम से जाना जाने लगा। तो 32 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। पहले हम कहते थे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और उसके बाद नई पोस्ट इसकी जगह आ गई वाइसरॉय। नेक्स्ट 33 क्या है, अंडर द टेन्योर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर जनरल वॉज द विडो रीमैरिज एक्ट पास्ड। तो किस गवर्नर जनरल के अंडर ये जो एक्ट है ये पास हुआ था विधवा पुनर्विवाह का। तो 33 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी। तो बात करें एज पर ऑफिशियल आंसर की, तो आंसर दिया है लॉर्ड डलहौजी। इनके द्वारा ये जो एक्ट है ये ड्राफ्ट किया गया था, बट बात करें पास होने की तो ये पास हुआ था 1856 में और ये पास हुआ था लॉर्ड कैनिंग के समय में। तो एज पर ऑफिशियल आंसर की तो यहाँ पे जो आंसर है वो है ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी। और ऐसे बात करें तो पास ये हुआ है लॉर्ड कैनिंग के टाइम में। नेक्स्ट 34 क्या है, हु एस्टेब्लिश्ड द इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी इन 1936। तो 1936 में किसने बनाई थी लेबर पार्टी। तो 34 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है और डेट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1936 में बनी थी आपकी लेबर पार्टी, बनाई गई थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। नेक्स्ट 35 इन विच ईयर वॉज द ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस एस्टेब्लिश्ड। तो 35 का जो करेक्ट आंसर आपके पास वो है ऑप्शन ए 1920। नेक्स्ट 36 इन विच ईयर द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास्ड। तो अभी मॉर्निंग की बात करूं तो आज मॉर्निंग मैंने डिस्कस करा था एक एग्जाम एचएस का, एचएस प्री जनरल स्टडीज़ का। तो उसमें ये सेम क्वेश्चन पूछा गया था, बट उसमें पूछा गया था कि कौन से वाइसरॉय थे उस टाइम। तो 36 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए 1878। और बात करें वाइसरॉय की तो उस टाइम वाइसरॉय थे लॉर्ड लिटन और उनके बाद जो वाइसरॉय थे लॉर्ड रिपन। तो उनके टाइम में इसको खत्म कर दिया गया था। नेक्स्ट 37 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज मैग्ना कार्टा ऑफ द इंडियन एजुकेशन अंडर ब्रिटिश इंडिया। तो किससे कहते थे मैग्ना कार्टा। 37 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी सर चार्ल्स वुड डिस्पैच 1854। तो इसे कहते थे द मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन। नेक्स्ट 38 क्या है, व्हेन डिड द म्यूटिनी ऑफ द रॉयल इंडियन नेवी रेटिंग टेक प्लेस। तो कब हुई थी ये। तो 38 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी 1946 में। नेक्स्ट 39 विच वन ऑफ द फ्लोइंग वॉज नॉट ए मेंबर ऑफ कैबिनेट मिशन 1945। तो कैबिनेट मिशन के मेंबर कौन नहीं थे इनमें से। तो 39 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, उनका नाम था मॉर्टिमर व्हीलर। तो ये कैबिनेट मिशन के मेंबर नहीं थे, बाकी जो भी आपके पास ऑप्शन है वो सभी कैबिनेट मिशन के आपके मेंबर थे। नेक्स्ट 40 विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इंट्रोड्यूस्ड डायकी इन प्रोवेंसी ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो अभी मॉर्निंग की बात करूँ तो जो मैंने एचएस का एग्जाम डिस्कस करा था और उससे लास्ट टाइम मैंने एक एग्जाम डिस्कस करा था हमीरपुर बोर्ड का, तो उसमें ये सेम क्वेश्चन पूछा गया था। ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हो चुका है डायरकी का। तो डायरकी की बात करें तो ये कब आया था, ये आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में। तो 40 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 41 क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया हैज द मैक्सिमम एलोकेशन ऑफ रेवेन्यू अमंग द स्टेट एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ 14th फाइनेंस कमीशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 41 का वो है ऑप्शन सी इनकम डिस्टेंस। और ये जो रिकमेंडेशन थी ये थी 14th फाइनेंस कमीशन की।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 42 क्या है? द इकोनॉमिक सर्वे 2017-18 mentioned low level equilibrium trap. This concept was given by. तो ये जो कंसेप्ट है ये किसके द्वारा दिया गया था? 42 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए आर नेल्सन के द्वारा। नेक्स्ट 43 एज ऑफ नवंबर 2018 इंडिया इंप्रूव्ड इन वर्ल्ड बैंक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग बाय। तो कौन सी पोजीशन पे था? 43 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 23 पोजीशन। ऑप्शन बी 23 पोजीशन करेक्ट है। तो क्वेश्चन की बात करें तो थोड़ा घुमा के पूछा था। 2017 की बात करें तो रैंक था 100 और अब जो रैंक है इंडिया का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 2018 नवंबर में रहा था वो था 77 रैंक। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन था थोड़ा घुमा के पूछा था, ट्रिकी क्वेश्चन था। तो करेक्ट आंसर था ऑप्शन बी 23 पोजीशन उन्होंने आगे इंप्रूव करा था। नेक्स्ट 44 क्वेश्चन 44 क्या है? अरेंज द फ्लोइंग इंसिडेंट्स इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। तो आपको उनको अरेंज करना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में और आपको आंसर यहाँ से टिक करना है। तो आपके पास जो वेरियस इंडेक्सेस है वो कौन कौन से हैं? तो फर्स्ट है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, दूसरा है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, थर्ड है फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। तो इनका जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर रहता है वो क्या रहता है? तो 44 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। तो फर्स्ट नंबर पे आपके पास होता है फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, दूसरे पे आएगा आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और थर्ड पे आएगा आपका मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है ऑप्शन सी। नेक्स्ट 44 क्वेश्चन 44 क्या है? विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर इज नॉट मैच्ड करेक्टली। तो इनमें से कौन सा पेयर है जो करेक्टली मैच्ड नहीं है? तो 45 हमारे पास है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए ओनली वन। तो ओनली वन हमारे पास है जो करेक्टली मैच्ड नहीं है, बाकी हमारे पास ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 हमारे पास करेक्टली मैच्ड है। तो यहाँ आपके पास सिंपली चेयरमैन दिए गए हैं। तो 13 जो फाइनेंस कमीशन थी जो एस्टेब्लिश हुई थी 2007 में, और इसके जो चेयरमैन थे उस टाइम वो थे डॉक्टर विजय एल केलकर। तो ये यहाँ पे करेक्टली मैच नहीं है, बाकी सही है। और एट प्रेजेंट हमारे पास है एन के सिंह। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 46 राइज इज रिलेटेड टू। तो 46 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए हायर एजुकेशन। ऑप्शन ए हायर एजुकेशन। और बात करें फुल फॉर्म की तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? रिवाइटलाइजिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सिस्टम इन एजुकेशन। तो ये रिलेटेड है एजुकेशन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन 47। क्वेश्चन 47 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग सर्वे आर कंडक्टेड बाय CSO सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कौन कौन से सर्वे किए जाते हैं? तो 47 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारे पास है 2, 3 एंड 4। और फर्स्ट हमारे पास नहीं है, बाकी 2 कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो ये सर्वे भी किया जाता है CSO के द्वारा। इंडेक्स इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और नेशनल अकाउंट, तो ये तीनों सर्वे किए जाते हैं CSO के द्वारा। तो 47 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट 48 क्या है? आइडेंटिफाई द मेजर एज लिस्टेड बाय द नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 टू बी करेक्टेड। तो आपके पास कुछ एक स्टेटमेंट दी है, आपको देखना है कौन कौन से इसमें से करेक्ट है जो बनाई की थी नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 में। तो फर्स्ट इसमें है रिडक्शन ऑफ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बिलो 30 पर 1000 लीव बर्थ। तो ये सही है। और नेक्स्ट हमारे पास है रिडक्शन ऑफ मैटरनल मोर्टेलिटी रेट टू बिलो 100 पर लाख लाइव बर्थ। तो ये भी सही है। नेक्स्ट इसमें क्या है? 43rd हमारे पास क्या है इसमें? रेजिंग द एज ऑफ मैरिज ऑफ गर्ल्स नॉट अर्लियर देन 22 एंड प्रेफरेबली रेजिंग एज टू 24 और मोर। तो ये गलत है। बाकी फोर्थ क्या है? फैसिलिटी फॉर सेफ अबॉर्शन टू बी इंक्रीज्ड। तो ये भी सही है।
और सेकंड भी सही है, फर्स्ट भी सही है। तो ऑप्शन ए 1, 2 एंड 4 करेक्ट आंसर है आपके पास। 48 का ऑप्शन ए सही है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 49 कंसीडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। 2015 से लेकर 2020 के बीच में जो आपकी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी बनी थी उसके बारे में आपको स्टेटमेंट दी है कुछ एक, तो आपको चूज करना है कौन कौन सी सही है इसमें से। तो 49 की बात करें तो इसमें आपके पास ओनली 2 करेक्ट है। तो ओनली 2 की आपके पास है। इंट्रोड्यूस 2 स्कीम, मर्चेंटाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम एंड सर्विस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम। तो ये इसके बारे में करेक्ट है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015 से लेके 2020। तो ऑप्शन बी ओनली 2 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 50 कंसिडर द फ्लोइंग रिगार्डिंग रिसेंट अमेंडमेंट टू MSMED एक्ट 2006। तो फिर से कुछ एक स्टेटमेंट दी है, आपको चूज करना है कौन सी करेक्ट है। तो 50 का जो करेक्ट आंसर वो ऑप्शन ए, ओनली 1 इसमें करेक्ट है। तो डायरेक्ट स्टेटमेंट देखते हैं। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन हैज शिफ्टेड टू एनुअल टर्नओवर। तो ये इसमें सही है। नेक्स्ट देखते हैं वापस क्या है। 51 क्या है। अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोनॉमर एस्टिमेट द टोटल नंबर ऑफ गैलेक्सीज इन द यूनिवर्स इज अबाउट। तो टोटल नंबर ऑफ गैलेक्सीज कितनी है यूनिवर्स में। तो 51 का जो करेक्ट आंसर वो ऑप्शन ए 100 बिलियन। नेक्स्ट 52 विच वन ऑफ द फ्लोइंग प्लैनेट हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट। तो ऑप्शन ए जुपिटर करेक्ट आंसर इसका। 53 एस्टेरॉइड आर फाउंड बिटवीन। तो एस्टेरॉइड किसके बीच में पाए जाते हैं। तो 53 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी जुपिटर एंड सैटर्न। तो बात करें एज पर ऑफिशियल आंसर की तो ऑप्शन बी आंसर दिया है, बट इसका जो करेक्ट आंसर वो है ऑप्शन ए मार्स एंड जुपिटर। नेक्स्ट 54 विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट करेक्ट। तो इनमें से कौन चीज करेक्ट नहीं है। तो स्टेटमेंट देखते हैं वापस कौन कौन सी है। तो 54 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपके पास क्या है। ऑल मेट्रॉइड्स फॉल ऑन अर्थ इन द फॉर्म ऑफ ऐश। तो ये चीज इसके बारे में सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 55 में वापस क्या है। 55 क्या है। कैलकुलेट द टाइम ऑफ 45 डिग्री वेस्ट इफ इट इज 4 PM एट 45 डिग्रीज ईस्ट। तो मैं इसका आंसर बताता हूँ डायरेक्ट। 55 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी। तो आंसर है 10 AM। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 56। 56 क्या है। हु कॉइन्ड द सेंटेंस गिवन मैटर गिव मी मैटर एंड आई विल बिल्ड अ वर्ल्ड आउट ऑफ इट। तो ये जो शब्द है ये किसके द्वारा बोले गए थे। 56 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी कैंट। ऑप्शन सी कैंट इज द करेक्ट आंसर। 57 द कंसेप्ट ऑफ बेस लेवल वॉज डेवलप्ड बाय। तो 57 का जो करेक्ट आंसर वो ऑप्शन सी पोवेल JW। 58 विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन इग्निसिस रॉक। तो इनमें से कौन सी इग्निसिस रॉक नहीं है। तो 58 का जो करेक्ट आंसर वो ऑप्शन सी डोलोमाइट। ऑप्शन सी डोलोमाइट। और इस क्वेश्चन की बात करूं तो ये भी रिपीट हुआ था कहीं पे। और डोलोमाइट क्या है। ये सेडिमेंट्री रॉक्स का एग्जाम्पल है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 59। 59 क्या है। द सी ऑफ मारमारा जॉइंस द। तो 59 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी ब्लैक सी विल द एल्जीनियन सी। ब्लैक सी विल द एजियन सी। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। 60 फोल्ड इन द माउंटेन आर द रिजल्ट ऑफ। तो जो माउंटेन होते हैं वो फोल्डेड माउंटेन काफी तरह के होते हैं, तो वो किसकी वजह से होते हैं। तो उसका रीजन क्या रहता है। 60 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। तो इसका रीजन रहता है कंप्रेशनल फोर्सेस। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 61
अ प्लेस वेयर एन अर्थक्वेक ऑर्गेनेट इज कॉल्ड, तो एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे अर्थक्वेक उत्पन्न होता है, वहाँ से उद्गम होता है उसका, तो उसे क्या कहते हैं? 61 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, फोकस। नेक्स्ट 62, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट इज एट, तो कहाँ पे है ये? 62 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, न्यू दिल्ली। नेक्स्ट 63, 63 क्या है? द टर्म डिजास्टर इज डिराइव फ्रॉम विच ऑफ द फ्लोइंग लैंग्वेज, तो कौन सी लैंग्वेज से डिराइव किया गया है डिजास्टर टर्म को? 63 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, फ्रेंच। 64, एज द मैग्नीट्यूड ऑफ नेचुरल डिजास्टर वेयर इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस इज, तो क्या होती है? इंक्रीज, डिक्रीज, रिमेन सेम, तो 64 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, डिक्रीजेस। ऑप्शन बी, डिक्रीजेस। तो यहाँ पे बात करें तो यहाँ क्वेश्चन में एक टर्म मिसिंग थी, यहाँ पे होगा एज द मैग्नीट्यूड ऑफ नेचुरल डिजास्टर इंक्रीजेस, तो यहाँ पे एक टर्म मिसिंग थी, इंक्रीजेस, तो उस वजह से थोड़ी कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती थी, बट आई थिंक अगर हिंदी पार्ट इस पे था तो उसमें शायद सही से दिया हो। तो अगर आपका मैग्नीट्यूड इंक्रीज करता है तो जो फ्रीक्वेंसी होती है अकरेंस की वो डिक्रीज कर जाती है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट 65, द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट मेड इन, तो कब बना था ये? 65 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी, 2005 में। नेक्स्ट 66, सुनामी आर द वेव्स जनरेटेड बाय, तो 66 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ अबव, अंडर वाटर लैंडस्लाइड, अर्थक्वेक और वॉल्केनिक इरप्शन, तो मेनली ये होते हैं अर्थक्वेक की वजह से। अगर आपके पास ऑल ऑफ दीज ऑप्शन नहीं होता तो आप अर्थक्वेक कर देते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट 67, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नेचुरल हजार्ड, तो नेचुरल कौन सा इनमें से है? 67 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, अर्थक्वेक, साइक्लोन, लैंडस्लाइड, ऑल ऑफ दीज, तो ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज करेक्ट आंसर है। 68, हाउ मच परसेंटेज ऑफ इंडियन लैंड इज प्रोन टू अर्थक्वेक, तो 68 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी, 59%। 59% जो इंडियन लैंड है वो है प्रोन टू अर्थक्वेक। 69, 68 हमारे पास हो गया, ऑप्शन बी। 69 देखते हैं क्या क्या है। पावरफुल सुनामी आर प्रोड्यूस्ड बाय, तो 69 का जो करेक्ट आंसर है आपके पास वो है ऑप्शन डी, अर्थक्वेक। अर्थक्वेक वजह से आती है पावरफुल सुनामी। 70, लैंडस्लाइड अकर ड्यू टू, तो लैंडस्लाइड किसकी वजह से होता है? तो 70 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस, इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल, स्टीप स्लोप, डिफॉरेस्टेशन, तो ये सभी रीजन रहते हैं जिनकी वजह से लैंडस्लाइड हो सकता है। 71, द फेमस बुक दैट क्वेश्चन द यूज ऑफ DDT and led to the study of pesticides is titled, तो इसका जो करेक्ट आंसर है 71 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी, द साइलेंट स्प्रिंग, तो बुक का नाम क्या है? द साइलेंट स्प्रिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 72, वेटलैंड डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, तो ये जो क्वेश्चन है ये मैंने मॉर्निंग में ही डिस्कस करा था। अगर आपने मेरी एचएस की वीडियो देखी होगी पे की, तो उसमें आपके पास मैच करने के लिए दिए थे, अलग अलग डेट दी थी, इंटरनेशनल डेट, तो वहाँ मैंने डिस्कस करा था वेटलैंड डे, तो ये मनाई जाती है 2 फरवरी के दिन। ऑप्शन बी 2 फरवरी करेक्ट आंसर है। 73, द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ इंडिया वॉज गिवन इन द ईयर, तो 73 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 1972। नेक्स्ट जीपीएस स्टैंड्स फॉर, तो ये क्वेश्चन भी काफी बार रिपीट हो चुका है। 74 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। 74 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है 75। 75 क्या है? विंड ब्लोज बिकॉज ऑफ डिफरेंसेस इन, तो हवा चलती है किसकी वजह से, किसके डिफरेंसेस की वजह से, तो 75 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए,
टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से चलती है हवा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 76, विच वन ऑफ द फॉलोइंग जनरेट मैक्सिमम एनर्जी। तो इनमें से कौन सी चीज़ है जो मैक्सिमम एनर्जी जनरेट करती है। तो 76 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए हरिकेन। ये आपके पास क्या होता है, स्ट्रॉन्ग स्टॉर्म होता है, जिसे आप साइक्लोन भी कह सकते हो। तो 76 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए हरिकेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 77 क्या है, एनजीटी स्टैंड्स फॉर। तो 77 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 78 क्या है, बर्निंग ऑफ प्लास्टिक रिलीजेस विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मफुल गैसेस इन द एटमॉस्फेयर। तो प्लास्टिक बर्न करने पे कौन सी गैसेस एटमॉस्फेयर में जाती है। तो 78 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए डायोक्सिन। ऑप्शन ए डायोक्सिन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं 79 अमंग सेवरल नेचुरल हैजार्ड विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज साइलेंट किलर। तो साइलेंट किलर के नाम से किसे जानते हैं हम। तो 79 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी नॉइज। ऑप्शन बी नॉइज इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 क्या है, द नंबर ऑफ मेजर बायोस्फीयर आइडेंटिफाई बाय मैन एंड बायोस्फीयर कमेटी इन इंडिया आर। तो 80 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी 13। नेक्स्ट देखते हैं वापस क्या है 81 क्या है, ड्यूरिंग द ब्रिटिश राज द हिमालयन एडवर्टाइजर एंड द शिमला एडवर्टाइजर इन शिमला वर द लोकल। तो ये क्या चीज़ें हैं। 81 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। तो ये क्या थे, न्यूज़पेपर थे ब्रिटिश राज में। नेक्स्ट 82 क्या है, हु कंसीव्ड द आइडिया ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ वाइसरेगल लॉज एट शिमला। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 82 का वो है ऑप्शन ए लॉर्ड लिटन। तो ये आइडिया आया था सबसे पहले लॉर्ड लिटन के माइंड में कि वाइसरेगल लॉज बनना चाहिए शिमला में। नेक्स्ट 83 द ऑथर ऑफ द बुक हिमाचल प्रदेश एरिया एंड लैंग्वेज। तो ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है। 83 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी वाई.एस. परमार के द्वारा। 84 विच इंडस्ट्रियल एरिया ऑफ द स्टेट इज द फर्स्ट यूज ग्रीन फ्यूल। तो 84 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी पहलीवाल। ऑप्शन बी पहलीवाल इज द करेक्ट आंसर, जो यूज करे फर्स्ट टाइम ग्रीन फ्यूल को। नेक्स्ट 85 क्या है, व्हाट वाज द टोटल एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश अंडर द टी प्रोडक्शन इन 2016-17। तो टी प्रोडक्शन के अंडर कितना एरिया था 2016-17 में। तो 85 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए 2310 हेक्टेयर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वापस क्या है 86 विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज करेक्ट इन टर्म ऑफ गवर्नमेंट शिप ब्रीडिंग फार्म इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में गवर्नमेंट जो शिप ब्रीडिंग फार्म है, भेड़ प्रजनन फार्म है, वो कहाँ पे है। तो आपको यहाँ से चूज करना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 86 का वो है ऑप्शन ए ज्यूरी, सरोल, ताल और कच्छ में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे कई बार डायरेक्टली अलग अलग भी पूछे जाते हैं। तो ये जो 4 प्लेसेस आपके पास है इनको अच्छे से याद रखिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारे पास क्या है 87 क्या है, विद द ऑब्जेक्टिव टू प्रिजर्व द स्पीति ब्रीड ऑफ हॉर्सेस गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज एस्टेब्लिश्ड हॉर्स ब्रीडिंग फार्म एट। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। 87 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी लारी इन लाहौल स्पीति। खासकर कि ये जो क्वेश्चन है ये पूछा जाता है हमीरपुर बोर्ड के एग्जाम में आपसे शिप ब्रीडिंग फार्म के बारे में, या फिर पूछा जाएगा आपसे हॉर्स ब्रीडिंग फार्म। और जो याक ब्रीडिंग फार्म है वो भी आपका लाहौल स्पीति में ही है, लारी में। नेक्स्ट 88
88 के व्हाट इज द फंडिंग पैटर्न ऑफ राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान विच हैज बीन इम्प्लीमेंटेड इन द स्टेट। तो क्या है इसका फंडिंग पैटर्न? 88 का जो करेक्ट आंसर वो ऑप्शन ए। 90% दिया जाता है स्टेट गवर्नमेंट और सेंटर गवर्नमेंट के द्वारा और 10% दिया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। ऑप्शन ए करेक्ट है। 89 व्हाट वाज द टोटल अप्रूव्ड प्लान आउटले फॉर ट्रांसपोर्ट इन द स्टेट ड्यूरिंग द ईयर 2017-18। तो 89 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी 1033 करोड़ 1073 करोड़। 90 टू प्रोटेक्ट फ्रूट क्रॉप्स especially apple from hailstorm, what percentage of subsidy on anti-hail nets was provided by the state government during the year 2017-18? तो जो ओलावृष्टि होती है उससे बचाने के लिए जो सेबों के पेड़ों के लिए नेट प्रोवाइड किए जाते हैं, जाली प्रोवाइड किए जाते हैं, तो उसके लिए क्या सब्सिडी दी गई है गवर्नमेंट के द्वारा? तो 90 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी 80%। तो ये 80-20 की स्कीम है जिसमें आपको 80 स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा दिए जाते हैं और 20% आपको खुद लगाने पड़ते हैं नेट खरीदने के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 91 क्या है? व्हाट इज एन एरिया ऑफ फॉरेस्ट कवर इन हिमाचल प्रदेश एंड इट अकाउंट्स फॉर व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द स्टेट? तो फॉरेस्ट कवर एरिया कितना है हिमाचल प्रदेश में टोटल जियोग्राफिकल एरिया की? तो 91 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपके पास क्या है? आपको परसेंटेज भी बतानी है और एरिया भी बताना है। तो ऑप्शन ए आपके पास क्या है? 37,33 स्क्वायर किलोमीटर और परसेंटेज में बात करें तो 66.52%। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। और ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। कई बार आपसे परसेंटेज पूछी जाती है, कई बार आपसे डायरेक्टली एरिया पूछा जाता है। तो नेक्स्ट बात करते हैं 92। द फेमस रोहतांग पास विच डिवाइड द लाहौल स्पीति एंड कुल्लू डिस्ट्रिक्ट वॉज वंस नोन एज, तो उसे किस नाम से जाना जाता था? तो 92 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, तो उसे कहते थे भृगुतुंग। भृगुतुंग। नेक्स्ट 93, तो ये रोहतांग पास का ही नाम है, अब इसे भृगुतुंग के नाम से, अब इसे रोहतांग पास कहते, पहले से भृगुतुंग के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? 93 व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्मोक फ्री कंप्लायंस ऑफ हिमाचल प्रदेश एज पर द जॉइंट रिपोर्ट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन डिपार्टमेंट ऑफ IGMC एंड पॉपुलेशन रिसर्च सेंटर ऑफ हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी? तो कितनी परसेंटेज है उसकी? तो 93 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी 85.42। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। और ये जो रिपोर्ट है ये दी गई थी IGMC शिमला के द्वारा और पॉल्यूशन रिसर्च सेंटर ऑफ हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के द्वारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। 94 विच पास लाइज एट द हेड ऑफ बसपा वैली? तो बसपा वैली के हेड पे कौन सा पास है? तो 94 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी। तो उस पास का नाम है चुंग शिकागो पास। चुंग शिकागो पास। 95 क्या है? विच वन ऑफ द फ्लोइंग रिवर इज कॉल्ड द रिवर ऑफ सॉरो बाय द लोकल पीपल बिकॉज इट्स अकरिंग कोलोसल डैमेज टू द एग्रीकल्चर लैंड? तो रिवर ऑफ सॉरो किस नदी को कहते हैं? तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में काफ़ी बार रिपीट होता रहता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी स्वान रिवर, जो है डिस्ट्रिक्ट उन्ना में होती है। नेक्स्ट 96 which one of the following bank was merged with HP State Cooperative Bank Limited in the year 1955? तो इनमें से कौन सा बैंक है जिसे मर्ज किया गया था कोऑपरेटिव बैंक के साथ 1955 में? तो 96 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जॉइंट स्टॉक बैंक, दैट इज बैंक ऑफ सिरमौर। और ये जो क्वेश्चन है ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। अब मुझे डायरेक्ट याद नहीं है, HS प्री का या फिर अलाइड प्री या फिर NT प्री का एग्जाम है, उसी में ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है पहले भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 97।
97 के है, द वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट हु वर द मेन फोर्स बिहाइंड द सेटिंग अप द हिमाचल फर्स्ट बर्ड रिंगिंग स्टेशन एट सालरोपा। तो उन एक्सपर्ट का नाम क्या है? 97 का जो करेक्ट आंसर वो ऑप्शन डी, उनका नाम है फ्रांसिस बोनर एंड टी.एच. वॉकर, जिनकी वजह से बर्ड रिंगिंग स्टेशन बना है हिमाचल प्रदेश का पहला सालपोरा में। तो ये जो जगह है ये भी इम्पोर्टेंट है, और जो नाम है इसका बर्ड रिंगिंग स्टेशन ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट 98, विच ऑफ द फॉलोइंग लेक इज नॉट सिचुएटेड इन चंबा डिस्ट्रिक्ट। तो इनमें से कौन सी लेक है जो चंबा डिस्ट्रिक्ट में नहीं है? तो 98 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी सोरंग। ऑप्शन बी सोरंग इज द करेक्ट आंसर। और ये जो लेक है ये आपकी पड़ती है डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में। और ये जो क्वेश्चन है ये भी आई थिंक रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट 99, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू नॉट रिलेटेड टू किन्नौर। तो इनमें से कौन सी चीज़ है जो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के साथ रिलेटेड नहीं है? तो 99 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी खाम्प। ऑप्शन सी खाम इज द करेक्ट आंसर। तो यहीं पे बात करें डिस्ट्रिक्ट किन्नौर की बात करते हैं तो डिस्ट्रिक्ट किन्नौर महासू डिस्ट्रिक्ट की एक चीनी तहसील थी जो बाद में 1 मई 1960 को हिमाचल प्रदेश की 6th डिस्ट्रिक्ट के तौर पे जुड़ी थी और जिसका नाम रखा गया था फिर किन्नौर। तो उसी के नाम है, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के ही नाम है माउन और खुन्नू और खुरपा। और यहीं पे बात करें तो माउन लेह में किन्नौर को माउन के नाम से जाना जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 100। क्वेश्चन नंबर 100 क्या है? द भूति वेवर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी भूति को वॉज फॉर्म्ड एट शमशी इन विच ईयर। तो ये शमशी में कब बनी थी, कौन सी ईयर में बनी थी? तो 100 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी 1944। तो 1944 में बनी थी द भूति वेवर कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो ये था फर्स्ट पार्ट HP अलाइड सर्विसेज एग्जाम जो हुआ था 7 अप्रैल 2019 को कंडक्ट करवाया गया था हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला के द्वारा। तो जो नेक्स्ट पार्ट है वो भी जल्दी लाने की कोशिश करूंगा। तो नेक्स्ट जो 100 क्वेश्चन है वो हम उस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट हो, आपको लगता है कुछ एक क्वेश्चन के आंसर इसमें गलत प्रोवाइड है या आपको किसी भी क्वेश्चन में कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। सो आज की फिलहाल इतना ही। सो थैंक यू सो मच।